22 जनवरी 2023 का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स करेंगे, कुछ न्यूज़ हाइलाइट्स देखेंगे, कुछ को डिटेल में देखेंगे, एडिटोरियल्स कवर करेंगे। एथिक्स का हमारा 2014 तक का फुल पेपर हो चुका है, तो आज एथिक्स का एक दिन का ब्रेक लेकर के कल से हम लोग 2015 का पेपर स्टार्ट करेंगे और प्रोबेबली 7 डेज़ के अंदर हम लोग पूरा 2015 का भी कवर कर लेंगे। फिर हमारे 3 फुल पेपर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 22 जनवरी 2023 का पेपर। कल के रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिवाइज द कंटेंट ऑफ 21 जनवरी 2023। हम लोगों ने कुछ वन लाइनर करंट अफेयर किए थे। वी टॉक्ड अबाउट दिस टेलीस्कोप जो कि हमारे इंडिया में पुणे में है। इसने एक बेसिकली एक एटॉमिक हाइड्रोजन को डिटेक्ट किया था जो कि मिल्की वे में ही है, एंड उससे पता चलता है कि वहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ स्टार फॉर्मेशंस आर हैपनिंग देयर। हम लोगों ने यहाँ पर एक रेड शिफ्ट फिनोमेना के बारे में भी पढ़ा था। एंट्स के बारे में पढ़ा था कि रिसेंटली पता चला कि एंट्स की कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो जिससे इंसेक्ट में एक टर्म होता है एक्टोथर्म्स। जो वर्ड थर्म है ना, थर्म का मतलब ही गर्मी होता है। तो ये लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते। ह्यूमन बींग्स कर पाते हैं, इंटरनली हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर पाते हैं एज पर द चेंज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। तो कुछ एंट्स ऐसी है जिनको शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इनके सर्वाइवल पर। इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर के यूपी के कोरबा के अंदर एक जॉइंट वेंचर के साथ सेटअप किया, जहाँ पर हम लोग ये AK-47 थी, इसको हम लोग रिप्लेस करके AK-203 का डेवलपमेंट करेंगे। ये इंडिजिनस होगा, इंडिया के अंदर 100% डेवलपमेंट होगा इसका। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? ग्रोथ, पीक, डाउन में रिसेशन होता है। एंड जब 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर तक रिसेशन ये नेगेटिव ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग रिसेशन में बोलते हैं। एंड क्वेश्चन था कि क्या इंडिया रिसेशन फेस कर सकता है जून के अंदर? तो वाइल इट इज़ ट्रू दैट द इकोनॉमिक मोमेंटम इज स्लोइंग, जो हमारे फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स आए थे बजट से पहले, बट एक रिसेशन इज लार्जली रूल्ड आउट। तो रिसेशन तो नहीं होगा क्योंकि GDP का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि RBI ने कहा था कि 7% तक ग्रो कर जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है हमको। देन वी टॉक्ड अबाउट द रशियाज न्यूज़ प्रिंट। ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये मैप पूरा याद कर लेना। मैं आपसे मतलब दिस इज़ नॉट, ये आपकी मैगजीन वगैरह में आता रहता है और आप जहाँ भी करंट अफेयर पढ़ते हो ना डिटेल में पूरा, वैसे मैं आपको कल बता दिया था, विजन की मैगजीन में होता है ऑलमोस्ट हर साल का। तो क्या करना कि ये जितना भी पूरा रूट में जो भी कंट्रीज़ है ना बीच बीच में, ईरान से लेके अजरबैजान से लेकर के रशिया वशिया और इवन यहाँ से भी जो भी ये सीज़ वगैरह हैं, जो भी नॉर्थ सी, बाल्टिक सी है ना, जितने भी ये ऑल दो सीज, ऑल दिस कंट्रीज, सबको अपने मैप के ऊपर अच्छे से ड्रॉ कर लेना। डू नॉट मिस आउट इवन अ सिंगल कंट्री, सिंगल सी, सिंगल ओशियन, सिंगल गल्फ वगैरह यहाँ पर जो भी है सारे के सारे। इवन इफ यू डू दिस मच ना, देयर इज़ वेरी हाई चांस कि प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ टकरा जाएगा आपका यहाँ से। तो वी टॉक्ड अबाउट दिस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये रूट एक्चुअली ये वाला रूट होता है ना, यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है। तो ये जो नॉर्थ साउथ वाला है ये पूरे तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, इस पर काम चल रहा है अभी। देन एक भोपाल डिक्लेरेशन हुआ था थिंक 20 मीटिंग का अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, वेलफेयर ऑफ एवरी सिटीजन इन द सोसाइटी, कैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह प्रमोट कर सकते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट दिस सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 हैकाथॉन। ये एग्जाम्पल्स ना बड़े अच्छे होते हैं हैकाथॉन वगैरह के, और ये हमारी इंडियन आर्मी का था अबाउट द साइबर चैलेंजेस। तो आप GS3 में उस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हो। देन ये न्यूज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थी कि जर्मनी इज़ ऑल्सो ईगर टू सप्लाई दिस टैंक्स। हालांकि अभी तक किए नहीं है सप्लाई, बट उन्होंने कहा था कि वो लोग यूक्रेन की रिक्वेस्ट थी अबाउट दिस लेपर्ड 2 टैंक्स की। बहुत पावरफुल टैंक है जर्मनी का ये, तो ये शायद सप्लाई किए जा सकते हैं। ग्रेटर स्कॉप 90 सालों के बाद दिखा है लोकतक लेक के अंदर। तो लोकतक लेक, केबुल लमजाओ, संगाई, ये सब एग्जाम में पूछी जा चुके हैं आपसे पहले। और ये 90 साल बाद दिखा एक माइग्रेटरी बर्ड है। जनरली हमको आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन में मिलता है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम याद रखना है इसका, ग्रेटर स्कॉप। लिस्ट कंसर्न है वैसे IUCN पर। देन दिस वॉज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, यानी कि 2050 तक हम लोग कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस वगैरह को रिकवर कर सकते हैं। उसमें नेट जीरो तक जाने के लिए हम लोग को $3 ट्रिलियन के आसपास तक की मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होगी, तो उस पर काम की थी, उस पर बात की थी। देन ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर द नेट जीरो, ये भी सिमिलर सा ही था। एंड इसमें भी बात की जा रही थी कि कैसे कोल, ऑयल, फॉसिल गैस इंडस्ट्रीज़ में हम लोग फर्दर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि एक लार्जेस्ट सॉल्यूशन बन जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो ग्लोबल इकोनॉमी को नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की तरफ लेके चलेगा। देन डोपलर वेदर रडार्स के बारे में बात की थी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये पूरे इंडिया को कवर करेगा इस DWRS के नेटवर्क के द्वारा 2025 तक। दिस वाज द न्यूज़। तो हम लोगों ने कल ज़्यादा कुछ नहीं किया था कवर। कल का टॉपिक थोड़ा शॉर्ट में ही था क्योंकि कल मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं जल्दबाजी में वीडियो रिकॉर्ड करके गया था। 1-2 टॉपिक ही था, एक एडिटोरियल कवर किया था
और हमारे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स थे। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं आज का। 22 जनवरी 2023 के हमारे वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत प्रवाह, ये एक तरीके से इनिशिएटिव है, कह सकते हो, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स की तरफ से। ये छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स होते हैं ना, इनके नाम ज़रूर याद रखा करो। ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है, मतलब तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। लाइक और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि भारत प्रवाह किसका होगा, तो उस तरह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की भी बात कर सकता है। मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं आपको। सेकंड चीज़, आपको मेंस में ना ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं, वहाँ से आपको कुछ वैल्यूएशन मिलता है। तीसरी चीज़, आपको जो आपका इंटरव्यू में जब आप अपीयर करते हो ना, देन ऑल्सो यू नीड टू पुट आउट सम एग्जाम्पल्स। तो इन चीज़ों को ना लाइटली मत लेना कि ये कोई इनिशिएटिव है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये तीनों स्टेजेस पे काम आता है। तो इनिशिएटिव है बेसिकली इंडिया अलोंग इट्स रिवर्स एंड शोर्स। प्रवाह का मतलब जो वर्ड है ना हिंदी में, इसका मतलब भी फ्लो होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि रिवर्स का, पोर्ट्स का, शिपिंग वगैरह का हमारी डेली लाइफ के अंदर है ना क्या रोल रहता है। इसमें लिटरेचर, डायलॉग, कम्युनिकेशन वगैरह, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के थ्रू, तो किस तरीके से हमारा इंडिया का एक सोशल साइकी बनता है ना, क्या हमारे डीप कॉनोटेशंस और कनेक्शन रहा इन रिवर्स के साथ, सीज के साथ। और ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ऑब्वियसली बात है। रिचुअल्स का पार्ट है। हमारी गंगा नदी, कितने सारे जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए हैं रिवर्स के ऊपर, रिवर्स के पास बैठ करके ही लिखे गए हैं एक्चुअल में। तो बहुत सारे एनलाइटेड मास्टर्स भी ऐसे जिन्होंने कहा था कि उनका गुरु जो थे वो रिवर रही थी। लाइक बहुत फेमस ओशो है, जब ओशो से किसी ने पूछा था कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने एक रिवर का नाम बताया था जो वहाँ रहा करते थे, मध्य प्रदेश में थे उनके, जहाँ पर वो जाकर बैठा करते थे। ये सर कि मैंने पूरी लाइफ में जो भी कुछ सीखा है वो नदी से सीखा है। कनेक्टिंग पीपल एंड देयर हार्ट्स अक्रॉस इंडिया, जैसे द्वारका हो गया वेस्ट में, गुवाहाटी हो गया ईस्ट में, वाराणसी हो गया नॉर्थ में, रामेश्वरम हो गया साउथ में। ये सारी लोकेशन बड़ी अच्छी अच्छी हैं, आप लोगों ने मोस्टली को विजिट भी किया होगा। तो बस भारत प्रवाह और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड, अच्छा मुझे यहाँ से एक एडिशनल याद आ रही है। तो आपको जैसे जो हमारा नेशनल वाटरवेज पॉलिसी का था ना, तो उसमें मतलब वाटरवेज का जहाँ पर भी बात आती है ना, एक मिहिर शाह कमेटी का नाम याद रखना। मिहिर शाह कमेटी ने जब भी कुछ आ जाए मेंस में वाटरवेज का, तो मिहिर आप लोग पढ़ ही लोगे, बट जस्ट रिमेंबर दिस नेम। मिहिर शाह कमेटी जो है वाटरवेज को लेकर के है। देन वी हैव दिस ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 200 ट्राइबल विमेन को, अब देखो ये वल्नरेबल सेक्शन का टॉपिक हो गया, GS2 के अंदर आता है आपका वल्नरेबल सेक्शन। तो 200 ट्राइबल विमेन ने अंडर ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम में उनको फैसिलिटेट किया था। ओके, क्या काम था? अब ट्राइबल विमेन है, इनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो लोग अपनी लाइवलीहुड मेंटेन कर सके, अपनी लाइफ की डिग्निटी को और अच्छे से बेहतर कर सके। उनकी स्किल्स डेवलप की जा रही है, उन लोगों में एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप दी जाती है ताकि वो लोग अपना पर्सनल लेवल पर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें। तो उनको बहुत सारे ना वोकेशनल और फंक्शनल स्किल्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो वोकेशनल स्किल्स क्या होते हैं? वोकेशनल ना कोई भी छोटे मोटे कोर्सेज होते हैं। आजकल तो खैर एवरीवन नोज हाउ टू यूज़ लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और ये सब चीज़ें ना, बट आप देखोगे प्रोबेबली 10 से 15 साल पहले ना कंप्यूटर को सिखाने के लिए ना वोकेशनल कोर्सेज होते थे। 15 दिन के वोकेशनल कोर्स हो गए। लैंग्वेजेस सीखी जाती हैं, आपको जापानीज सीखनी, चाइनीज सीखनी, उसके छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, है ना। देयर आर पीपल हु लर्न इंग्लिश सीखते हैं, ये वोकेशनल कोर्स, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्स। अब इन लोगों को भी अगर आपको कोई लैंग्वेज सिखानी होगी, है ना, इनको कंप्यूटर सिखाना होगा, इनको कोई डिवाइस यूज़ करना सिखाना हो, है ना, इनको कोई स्किल बतानी हुई, प्लम्बिंग का काम आप कैसे करोगे, कारपेंटर का काम कैसे करोगे, तो उसके लिए छोटे छोटे वोकेशनल कोर्सेज बनाए जाते हैं। तो ये इंडिया के यूथ के लिए है, बेसिकली उनकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये जो प्रोग्राम था ना, ये SSP के अंडर हुआ था। SSP क्या है? संसदीय संकुल परियोजना। SSP का एम है कि जो भी रूरल और लोकल इकोनॉमीज़ है ना, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, फोर्स माइग्रेशन को कम किया जाए और इसके कारण हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व हो सकेंगे। तो देखो ये हमारा जो ग्रामीण का मतलब तो रूरल से हो गया। और आप लोगों को पता होगा कि GS2 के अंदर रूरल का टॉपिक हर बार आता है। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ग्रास रूट लेवल को लेकर के समथिंग ऑटोनॉमी समथिंग करके था। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर ग्रामीण उद्यमी प्रोग्राम के। देन वी हैव नेचर रिस्क प्रोफाइल, NRP। UNEP का आपको पता होगा, और SNP। तो SNP बेसिकली, चलो SNP क्या है उसके बारे में जरूरत नहीं क्योंकि ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। तो इन्होंने ना एक नेचर रिस्क प्रोफाइल लॉन्च किया था। इनका काम क्या है ना कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ना नेचर से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं ना, उसमें आप किस तरीके के, मतलब जब आप कोई काम कर रहे हो तो एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसका जाहिर सी बात है नेचर के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और आपकी डिपेंडेंसी भी होती है, आपकी कनेक्टिविटी भी होती है नेचर के साथ, है ना। तो आप किस तरीके से कुछ एनालिटिक्स प्रोवाइड कर सकते हो। एनालिटिक्स का मतलब क्या? जैसे डेटा एनालिटिक्स होता है, तो डेटा की स्टडी की जाती है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना रिक्वायर्ड है, कितना एक्स्ट्रा है,
उसी तरीके से यूएनईपी ने और एसएनपी ने मिलकर के ना ऐसे नेचर रिस्क प्रोफाइल बनाई है। तो नेचर के ऊपर कितना रिस्क हो सकता है उस चीज़ का डेटा का एनालिसिस किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी एक मेथडोलॉजी है, ये एक फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है जो कि दिसंबर 2022 में पिछले महीने ही अडॉप्ट किया गया था। उसका नाम है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें ना कुछ टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट कैसे लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी मेजर्स लेकर के इस तरह की बिजनेस वगैरह को और फर्दर इनकरेज कर सकती हैं। अब इसका क्या कितना रिस्क है, कितनी डिपेंडेंसी होगी हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो देखा जाए तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है। परख, परख का मतलब इस लाइक जांचना, टू नो, टू एक्सप्लोर करना। इंग्लिश में अगर देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है एजुकेशन से फील्ड से कनेक्ट होगा। एनसीईआरटी आप लोग जानते होंगे, आप सबने बुक्स पढ़ी होंगी। तो उन्होंने इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख लॉन्च किया था। परख एक्चुअल में तो अभी तो नोटिफाई किया गया है, वैसे लॉन्च हुआ था हमारी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट में। किसके द्वारा? जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इनमें काम क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का ना सेल्फ असेसमेंट होता है, ऑलराइट, कि उनको लाइफ स्किल्स कितनी अडॉप्ट की गई है उन्होंने। एक होती है डोमेन स्किल्स, जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो यू विल बी स्टडिंग अबाउट मैथमेटिक्स, है ना, आप कुछ प्रोग्रामिंग सीखोगे, आप मैकेनिक्स सीखोगे, आप सिविल इंजीनियरिंग सीखते हो, आपकी जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड और जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। आर्किटेक्चर वाले वो होते हैं, वो थोड़ी डोमेन नॉलेज होती है। एक होती है लाइफ स्किल्स नॉलेज। लाइफ स्किल का मतलब क्या? हाउ डू यू नो हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट, ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, ये सारी चीज़ स्किल्स जो होती है ना, इन्हें बोला जाता है, हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। तो एंड हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, है ना, हाउ मच एबिलिटी, मतलब हाउ आर यू एबल टू पुट योर कीप योर सेल्फ काम एंड कंपोज्ड। तो ये सारी स्किल्स जो होती है ना, तो इसमें कुछ नॉर्म्स वगैरह बनाए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, बच्चे उसमें अपना असेसमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। ये सभी रिकॉग्नाइज स्कूल बोर्ड्स के लिए है कंट्री में। तो इस तरह के असेसमेंट की गाइडलाइंस से ना कुछ डिस्पैरिटीज़ निकल जाएंगी बच्चों को लेकर के। ये तो सब अननेसेसरी बात है, बट परख बड़ी अच्छी काम की चीज़ है। एक प्लेटफॉर्म है फॉर स्टूडेंट्स टू सेल्फ असेसमेंट द लर्निंग आउटकम्स एंड 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। देन वी हैव दिस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। अब DGFT आप लोगों को पता होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। उन्होंने ना कि ये जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होती है ना, ऑब्लिगेशन मतलब एक तरीके से जिम्मेदारी कह सकते हो आप, और एक्सपोर्ट तो हम लोग जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचते हैं। उन्होंने ना कुछ नोटिफाई किए थे, कुछ अमेंडेड रूल्स, यानी कि अपने नियमों के अंदर कुछ बदलाव किया था अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। देखो कीवर्ड को पकड़ने की कोशिश करो, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। किसी चीज़ कोई ऐसी स्कीम निकाली, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ की ऑथराइजेशन, यानी कि उसकी कह सकते हो परमिशन एडवांस में दे दी गई है, ऑलराइट। अब ये क्या होगा ना, ये ऑटोमेट कर देगा। ऑटोमेट मतलब अपने आप पूरे के पूरे एक्सपोर्ट की ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन प्रोसेस विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन लीड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, और आगे समझते हैं इसको। देखो, AAS एक ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई है अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो हमारे 2015 से 2020 तक की है। ये एग्जम्प्ट करता है पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द रॉ मटेरियल्स इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC कैन आस्क दिस इन प्रीलिम्स एग्जाम। समझते हैं इसको। इट अलाउज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स of inputs which are physically incorporated into an export product. It additionally allows packaging material, fuel oil, catalyst which is consumed utilized in the production of export product. सुनो एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे मेरे आसपास में मान लो एक वाटर नहीं, जैसे हाँ एक माउस रखा है, ये कंप्यूटर वाला माउस। अब इस माउस के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें प्लास्टिक लगा हुआ है, ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, और इसमें एक LED भी लगी हुई है, इसमें कुछ सेल्स भी लगे हैं, बैटरी भी लगी हुई है। ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम में उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी ऐसी चीज़, अब मान लो प्लास्टिक जो था ना, ये तो इंडिया में अपना खुद का था हमारा, ऑलराइट, और हम लोग इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। सेमीकंडक्टर मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं से लेके आते हैं, लाइक USA से लेके आते हैं, तो ये हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में प्लास्टिक बनता है तो हम लोग इंडिया में ज़्यादा बनता है तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट सेमीकंडक्टर इंडिया में नहीं बनता। यार मैंने कितना गंदा कर दिया ना हैंड राइटिंग। मैं इसको एक सेकंड दो, मैं इसको साफ करके तुम्हें समझाता हूँ, क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो ये था अपना, कहाँ गया, ये रहा, ये माउस है। इसमें एक तो प्लास्टिक लगा हुआ है जो कि कहाँ से बना है, इंडिया में बनता है, तो इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ज़्यादा हमारे पास बनता है तो, ऑलराइट। तो इंडिया को प्लास्टिक जो था इसकी कवरिंग बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बट हमारे पास इसमें सेमीकंडक्टर लगता है माउस के अंदर, वो हमारे पास नहीं है मान लो,
है ना। फॉर एग्जांपल इसमें एलईडी भी लगती है, वो इंडिया के पास नहीं है, तो ये हम लोग यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, ऑल राइट, और ये हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है ना, ये इन चीज़ों पर लगेगी, यानी कि सेमीकंडक्टर और एलईडी जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे ना, तो जब इंपोर्ट हम अपनी कंट्री में करते हैं ना, तो हम यूएसए के ऊपर ना थोड़ा सा टैक्स लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, कि भाई देखो तुम्हारी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर कोई सामान तुम बेच रहे हो ना, तो गवर्नमेंट उसका बीच में टैक्स लेगी, क्योंकि तुम्हारा तो बिजनेस हो रहा है अच्छा, हमारे भी तो, और तुम हमारे देश में बिजनेस चलाओगे तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी तो ख़राब करोगे ना, तो तुम एक टैक्स दे दो इस चीज़ का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका इंपोर्ट इस्तेमाल करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और उस प्रोडक्ट को हम लोग फिर बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी कि हमने तुमसे सेमीकंडक्टर ले लिया, हमने तुमसे एलईडी ले लिया, और इन सबको हमने अपने प्लास्टिक के साथ मिला करके हमने एक माउस बना दिया। अब इस माउस को हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। ये वाले जो प्रोडक्ट है ना, जिसमें इसका इंपोर्ट किया हुआ चीज़ अपने प्रोडक्ट में लगाएंगे और उस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी में एग्जेम्पशन दे रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ की बात की जा रही है। तो ये थोड़ा टेक्निकल था, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा है, दोबारा से समझो। सेमीकंडक्टर और एलईडी मान लो यूएस और चाइना से आ रहे थे, और उसको मैंने अपने एक प्रोडक्ट से माउस बना दिया सारा मिला करके। अब उस माउस को भी मैंने बल्क में प्रोडक्शन किया और मैं उसे बाहर बेच रहा हूँ दूसरी कंट्री में, मैं दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसे इंपोर्ट मटेरियल थे जो मैंने इंपोर्ट भी किए थे दूसरी कंट्री से, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग ऑटोमेटिकली एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाएगा। तो जस्ट चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए अच्छी स्कीम निकाली है। ओके फाइन। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को लेकर के देखो, इसमें क्या है ना, ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें जो भी लोग हिस्सेदार होंगे ना, वो ये समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिस्क कैसे मैनेज करती है। यानी कि कोई भी कंपनी हो गई, फॉर एग्जांपल रिलायंस ही होगी, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसका एनवायरनमेंट पर, उसका सोसाइटी पर, उसका गवर्नेंस के क्राइटेरिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें क्लाइमेट चेंज है, एयर है, वाटर पॉल्यूशन है। सोशल फैक्टर्स यानी कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, डेटा प्रोटेक्शन है, प्राइवेसी नहीं है, जेंडर वगैरह है। गवर्नेंस फैक्टर यानी कि बोर्ड कंपोजिशन, ऑडिट कमेटी एक्सेट्रा। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है ना, उन्होंने इशू किया था एक फ्रेमवर्क फॉर द डिस्क्लोजर बाय फंड मैनेजमेंट एंटिटीज फॉर दिस ईएसजी स्कीम। तो एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे हैं कि 2025 तक ओवर 1/3 ऑफ द एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट ग्लोबली शेल पर्टेन टू दिस। का वर्ल्ड वाइड 2025 तक ऑलमोस्ट 1/3 जो भी हमारे एसेट्स होंगे ना, वो सब ईएसजी के थ्रू निकलेंगे। यानी कि एवरीवन विल बी कंसिडरिंग कि एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है, गवर्नेंस का क्या कंसिडरेशन है। तो कोई भी कंपनी अपने हर प्रोडक्ट में ये चीज़ें चेक करेगी। कल को रिलायंस अगर व्हाट्सएप से कुछ खरीदना चाहेगा, फेसबुक से, तो वो चेक करेगा कि भाई ठीक है ना, एचपी है जो है वो लिनोवो से कुछ खरीदना चाहेगा, वो देखेगा इन चीज़ों को। तो ये एक अच्छा प्रोग्राम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने एक फ्रेमवर्क बना के दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वन लाइनर करंट अफेयर्स। थोड़े से टेक्निकल थे एक दो आज यहाँ पर, बट बहुत अच्छे टॉपिक्स थे। आज के पेपर के कुछ मेजर हाईलाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं। अहोम बरियल साइट्स टू वाई फॉर द यूनेस्को टैग। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने असोम के चराईदेव मैदाम हैं, इनको मैदाम बोलते हैं, ये कुछ 52 साइट्स के आसपास हैं जो कंट्री में इनको नॉमिनेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस के लिए। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अहोम रूल के बारे में, जो इंडिया में 600 साल तक था ऑलमोस्ट। तो इस डायनेस्टी की शुरुआत की गई थी चाओ लुंग सिउ काफा के द्वारा 1253 में। एंड अगर हम लोग बात करते हैं कि कब तक ये लास्ट किया था, तो ब्रिटिश ने जब तक एनेक्सेशन किया था ब्रिटिशर्स ने असम का 1826 था, तो ऑलमोस्ट 600 साल तक इन्होंने राज किया था। तो चराईदेव जो कि 400 किलोमीटर है हमारे गुवाहाटी के ईस्ट में, ये इनका पहला कैपिटल बना था। अब ये जो मैदान है बेसिकली क्या है ना, अगर आप देखोगे तो इजिप्ट के अंदर आप लोगों को पिरामिड्स वगैरह दिखते हैं, पिरामिड्स वगैरह दिखते हैं ना, तो उसी का एक रिफ्लेक्शन है। इजिप्टियन पिरामिड्स की तरह ही हैं ये हमारे असम के चराईदेव मैदान जो हैं। तो अभी तक हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, उसमें इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे पास नहीं है। तो ये लेट मिडिवल टाइम की बात है, 13वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक। ये ना कुछ बरियल ट्रेडिशन था जो कि ताओ अहोम कम्युनिटी था ना उनका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को देखने में बहुत सुंदर है। अगर आप लोग गूगल करके इनके और भी फोटोज़ देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड हमारा एंशिएंट कल्चर है हमारे देश का, तो उसे प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस के लिए आगे फर्दर लिस्ट में नॉमिनेट किया है कि इसको टैग मिलना चाहिए। ये एक टॉपिक है फेल्ड बाय दी प्रोटेक्टर्स। ये एक 17 साल के बच्चे की जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गई है, और ये जुडिशियल कस्टडी का तमिलनाडु का ना लास्ट ईयर भी एक टॉपिक आया था, एंड 2021 में शायद प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन दिया गया था इसी तरीके से। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाला जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का,
वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। हम लोग ये एक्ट 2-3 बार कवर कर भी चुके हैं। तो 2-3 एक्ट हैं चिल्ड्रन को लेकर के, बच्चों को लेकर के। पॉक्सो एक्ट हो गया, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट हो गया, और ये आपके GS 2 में आते हैं, जहाँ पर वल्नरेबल सेक्शंस की बात की जाती है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स की, वल्नरेबल सेक्शंस की, सोशल जस्टिस वाला जो टॉपिक बनता है उसका ये पार्ट बनता है। तो ये एक्ट जरा रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे आपकी विजन मैगजीन में भी हम लोगों ने 2-3 बार कवर किया हुआ है, और इस चैनल पर भी ऑलरेडी 2-3 बार कवर किया है, इसलिए ये वाला जो न्यूज़ था वो मैं सोचा वी कैन स्किप दिस पार्ट। देन मूविंग अहेड फर्दर, आगे कौन सा टॉपिक है हमारे पास पढ़ने लायक? हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आई है रिसेंटली। चाइना इज़ बिल्डिंग अ न्यू डैम इन द तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक पर्सन है, एक ट्वीट की गई थी डैमियन साइमन के द्वारा, एक जियो स्पेशल इंटेलिजेंस रिसर्चर है इंटेल लैब में। उन्होंने ट्विटर की अपनी प्रोफाइल पे कुछ सैटेलाइट इमेजेस पोस्ट की थी। इमेजेस दिखाती हैं एक्टिविटी हो रही है सिंस मई 2021 से इन द बुरांग कंट्री ऑफ तिब्बत, जो कि हमारे नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब मैं आपको ये थोड़ी सी सैटेलाइट की इमेजेस, आपको इस इमेजेस में इतना कुछ खास दिखेगा नहीं कि अर्थ डेवलपमेंट एक्टिविटी सीन मई 2021 में, बट ये वाली जो इमेज है ना, ये न्यूज़पेपर में नहीं आई, ये मैंने ऐड की है इसमें। ये भी इनके द्वारा ऐड की गई थी, द पर्सन हु इज़ दिस डैमियन साइमन के द्वारा। तो अगर आप देखोगे, ये हमारा इंडिया है, ये नेपाल है, और ये चाइना का रीजन है। ये लेक रक्षताल है, ये लेक मानसरोवर है। ये आप अब नाम सुनकर थोड़ा आइडिया लग जाएगा मैप कहाँ पर है, क्योंकि फोटो इस तरीके से है ना। अब ये काला पानी का रीजन है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो था। तो ये है बुरांग कंट्री यहाँ पर, एंड ये है माब्जा जैंगबो, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये है वो डैम कंस्ट्रक्शन की साइड। तो चाइना यहाँ पर डैम बना रहा है। तो देखो कि दिस इज अ ट्राई जंक्शन पॉइंट, जहाँ पर इंडिया, नेपाल और चाइना का एक पॉइंट बनता है, ट्रांजेक्शन बनता है। तो मैप का आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया। अब हम लोग न्यूज़ को देखते हैं कि चाइना एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है इन द माब्जा जैंगबो रिवर, जो कि तिब्बत में है, इस ट्राई जंक्शन के पास है। तो ये रहा, आपको दिख रहा, ये ट्राई जंक्शन का रीजन हो गया। इसके पास में ये माब्जा जैंगबो रीजन है, ये बुरांग, ये रहा वो साइट जहाँ पर डैम बनाया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो डैम जो है अराउंड 16 किलोमीटर नॉर्थ में हमारे ट्राई जंक्शन के, जो कि ऑपोजिट है काला पानी एरिया के। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस है हमारे काला पानी से। अब हुआ ये ना कि जो भी इन्होंने इमेजेस वगैरह दिखाई थी ना, उससे पता ही चलता है कि कुछ कंसर्न्स निकल के आते हैं कि चाइना फ्यूचर के अंदर इस रीजन के वाटर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जिस तरह का एम्बैंकमेंट टाइप का ये रिजर्वेयर टैंक दिखाई दे रहा है। तो चाइना के पास हो सकता है कि फ्यूचर में जब चाइना इस ट्रांजेक्शन के पास अपना मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट बनाएगा, तो मे बी उन्होंने जिस तरीके से सेम हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर किया था, वही इसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे यहाँ पर। तो एक सोर्स है जिन्होंने कहा था कि चाइना इस डैम को इस्तेमाल कर सकता है पानी को डाइवर्ट करने भी के लिए भी। तो हो सकता है इस रीजन के अंदर पानी की स्कार्सिटी भी आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो जैंगबो रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है, खासकर की जो लोअर लेवल्स के अंदर है नेपाल के अंदर। अब बॉर्डर के पास अगर डैम बनाएगा चाइना, तो जाहिर सी बात है ना कि ये डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से भी पता होना चाहिए यारलुंग जैंगबो के बारे में, जो कि इधर कहीं से ही पास से गुजरती है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं इंडिया के अंदर, जो कि तिब्बत में हम लोग उसको यारलुंग जैंगबो बोलते हैं। इसका ओरिजिन तो हिमालयज़ में होता है, तिब्बत के अंदर, फिर इंडिया में वो अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। तो एंड उसके बाद फिर वो पास होती है असम से, बांग्लादेश से, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो हुआ कहता है कि 2021 के अंदर चाइना ने अनाउंस किया था कि ये बहुत मैसिव डैम बनाएगा वो यारलुंग जैंगबो के नीचे की तरफ, जो कि 70 गीगावाट तक की पावर जनरेट करेगा। जो उनका चाइना के पास ना एक 3 गॉर्जेस डैम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है। तो उन्होंने कहा था कि उसका भी 3 टाइम्स दैट ऑफ कंट्रीज 3 जॉर्जेस। तो देखते हैं अगर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो ब्रह्मपुत्र रिवर के फ्लो के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आज की। चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू डैम इन द तिब्बत नियर इंडियन बॉर्डर। देन एक और अपडेट है मनरेगा को लेकर के। मनरेगा को लेकर के हम लोग काफ़ी सारे अपडेट्स कवर कर चुके हैं पिछले 1 महीने में भी। अभी जो अपडेट है दिस वन इज़ अबाउट कि जो एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो इनमें कम हो चुके हैं। तो पिछले 5 सालों के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो बताता है कि डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से कम हुए हैं। फ्राइडे को पता चलता है कि जो एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट थे ना पर हाउस होल्ड, वो 42 डेज रहा था, और जबकि ये 2021-22 में 50 दिन था, 2020-21 में 52 डेज था, 2019-20 में 48 डेज था, और 2018-19 में 51 डेज था। तो पिछले 5 सालों में अभी तक का सबसे लोवेस्ट डेज था। क्या है डेज वगैरह, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जॉब की डिमांड कम हो रही है यहाँ पर मनरेगा के अंदर। मनरेगा के अंदर आप लोगों को पता है 100 डेज का गारंटीड काम दिया जाता है ना। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम के अंदर ना सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं।
है ना, जिसके कारण इसका पार्टिसिपेशन जो है ना वो कम होता जा रहा है। फंड्स वगैरह रोक लिए जाते हैं, है ना, वेजेस टाइम पर नहीं दिए जाते हैं, इस कारण से डिमांड भी कम हो जाती है। देखो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ना, ये एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, इसमें बॉटम अप अप्रोच चाहिए। तो आप डिमांड करोगे ना तो आपको काम जनरेट करके दिया जाएगा। आप गवर्नमेंट पहले काम जनरेट नहीं करेगी, काम हमारे पास है और आ जाओ लोग काम करने, नहीं, नीचे से डिमांड उठती है, ग्राम सभा की तरफ से डिमांड जाती है, तब जाकर के काम जनरेट किया जाता है। तो इस कारण से वर्कर जो है वो रूटीनली डिस्करेज भी हो जाते हैं। एंड अभी पता चला था कि एक ऐप भी लगाई गई इनके अटेंडेंस के लिए, उनको और तरह की प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये भी एक नए नए तरह के काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं रूटीनली तरीके से, तो डिस्करेजमेंट होता ही है। अब इसमें हमें समझना ही पड़ेगा ना कि कुछ 4 स्टेट्स ऐसे हैं, मतलब जिनमें बताया गया था कि थोड़ा सा डेवलपमेंट का। चलो देखते हैं कि जो सिचुएशन है ना काफ़ी ब्लीक है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जो परसेंटेज थे ना बहुत सारे स्टेट्स के दौरान, उनका यूटिलाइजेशन कम था। ये परसेंटेज वाली क्या चीज़ होती है समझ लेते हैं, ये मनरेगा के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन 2 मंथ्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू क्लोज, तो एटलीस्ट 9 स्टेट्स ऐसे हैं, यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने 70% अपने प्रोजेक्टेड परसेंटेज को यूटिलाइज किया था। अभी परसेंटेज क्या होते हैं, इनको डिफाइन किया था टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर। टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज रजिस्टर्ड बाय द पर्सन अंडर द स्कीम, इनको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। तो जो स्टैटिस्टिक हमारे पास अवेलेबल थे ना, उसमें पता चला था कि जो कुछ स्टेट्स हैं यूनियन एंड टेरिटरीज में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 63% हो गया, देन छत्तीसगढ़ 61%, गोवा 18%, हरियाणा 59, 60%, मणिपुर 50%, ये डेटा रहा है। और अदर देन दमन एंड दीव जिसको अलॉट किया गया था, मतलब बहुत मिनिस्कुली 1 लाख परसेंटेज, मणिपुर जो है बॉटम में है, जिसमें उन्होंने यूटिलाइज किया था सिर्फ 14.52 अपने प्रोजेक्टेड 2.5 करोड़ परसेंटेज का। तो देख लो जितना अलॉट किया जा रहा है उसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट याद रखना, ये डेफिनेशन ज़रूरी होती है। कभी कभी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है, वेजेस जो होते हैं इनके 3 से 4 दिन तक डिले कर दिए जाते हैं। ये प्रॉब्लम रही है कि मनरेगा के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या 5 साल तक कम चला गया है। ये मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, अगर मनरेगा का कोई टॉपिक आता है तो आप ये लाइन लिख सकते हो, फंड का इशू होता है तो। फॉर द प्रोग्राम टू रन इफेक्टिवली एंड फॉर द वर्कर्स टू गेट देयर लीगल ड्यूज एलोकेशन शुड बी मिनिमली बी 2 लाख करोड़। सजेशन है, वे फॉरवर्ड है, अच्छा लगे लिख लेना, यूनिक है थोड़ा सा। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक। देन मूविंग अहेड, हाँ ये हम लोग 2 बार कवर कर चुके हैं। इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, इसका नाम है इनकोवैक। इंट्रानेजल मतलब जैसे उसको अपने नोज के पास लगा कर ना आप ब्रीद इन करोगे ना, देन यू कैन इनहेल इट। तो ये अपने आप में एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। तो भारत बायोटेक इसको लॉन्च करेगा 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे को। 2-4 दिन में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में 2 साल 3 साल से आ रहे हैं। 2020 में, 21 में, 22 में कोविड-19 और उसकी वैक्सीन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। 23 में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है। और इंटरनेजल के ऊपर भी आ सकता है। लास्ट टाइम तो 2022 में आई थिंक कंपनीज ही पूछ ली गई थी सारी की सारी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि हमारी जो ये लंपी स्किन डिजीज चल रही है ना कैटल में, तो लंपी प्रो वैक एंड करके एक वैक्सीन है जिसको नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाएगा जानवरों के लिए भी, उस पर भी काम चल रहा है। देन वी हैव दिस टॉपिक ऑफ अ बाईगॉन एरा एक्सकवेशंस रिवील बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स एट द भरतपुर ऑफ बंगाल। तो बंगाल के भरतपुर रीजन के अंदर एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का रिवोल्यूशन वगैरह किया गया था। एक्चुअली तो इसका पहले 1972 के आसपास भी एक्सकवेशन किया गया था, तो 50 साल बाद और उसमें फर्दर काम किया जा रहा है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह मिले हैं। एंड उन्होंने कहा था कि ये साइट बहुत यूनिक है इन टर्म्स ऑफ द अदर बुद्धिस्ट साइट, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्तूपास मिले हैं जो कि मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स के साथ में है। ब्लैक और रेड वेयर पोइट्री मिली है जो कि चैल्कोलिथिक या फिर हम कह सकते हैं कॉपर एज की हैं। दूसरी जो साइट्स होती है ना यहाँ पर और भी है वेस्ट बंगाल में, जैसे कि करना सुबरना है मुर्शिदाबाद के अंदर, और मोगलमरी है हमारे पश्चिम मेदिनीपुर में, एंड जगजीवनपुर है मालडा के अंदर। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर स्मॉलर वोटिव स्तूपास मिलते हैं। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपा क्या होता है, एक कोमेमोरेटिव चीज़ ही होती है जिसमें वहाँ पर रेलिक्स होते हैं, उनके सेक्रेट रेलिक्स वगैरह एसोसिएट किए जाते हैं। और ये जो वोटिव स्तूपास होते हैं ना, ये सिमिलर सी चीज़ें होती है, बस ये स्मॉल होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और ये थोड़े से 8 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हमारे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, एंशिएंट हिस्ट्री का, यू नीड टू नो अबाउट देम। अब बस ये इतना ही जानना काफ़ी था, बाकी चीज़ें हाईलाइट की उसमें कुछ खास है नहीं, बट पता होना चाहिए कि कौन से रीजन में मिली हैं बुद्धिस्ट स्तूपास मिले हैं और ये यूनिक क्यों हैं। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एजुकेशन को लेकर। GS2 में 3 साल हो चुके हैं आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को, और लेस देन 50% अपटेक हुआ है। अब आयुष्मान भारत का जो प्रोग्राम था ना, इसमें जनरली स्टूडेंट्स की बहुत जो मेंटल हेल्थ हो गया, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो गया, है ना, इंटरनेट को, सोशल मीडिया को वो लोग कैसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ सिखाई जाती थी।
सिखाई जाती हैं। तो 3 साल हो चुके हैं इस हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए। ये भी आयुष्मान भारत के अंडर ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 15 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने 14 मिनट के क्लासरूम सेशंस को स्टार्ट किया था। तो उसका प्लान ही ये था कि ऐसा कुछ सेशन स्टार्ट किए जाएंगे बच्चों को कुछ एडिशनल चीज़ें सिखाने के लिए। उन्होंने कहा था कि जो मेज प्रॉब्लम आई है ना, वो आई है इनके हेल्थ एंड वेलनेस के जो एम्बेसडर थे उनको एम्प्लॉय करने में। अब उन्होंने कहा था कि हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर में ना 2 टीचर अपॉइंट किए जाएंगे, एक मेल और एक फीमेल होगा। इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी स्टेट लेवल के ऊपर भी, कैसे ये हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन को रोकने के लिए बच्चों को ट्रेन करेंगे। तरीका था कि बहुत जॉयफुल इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर ये लोग इनको सिखाएंगे। अब डेटा क्या कहता है, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक, यानी कि पिछले महीने तक ही, सिर्फ 71 ऑफ द 766 डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने अचीव किया था 100% का ये एम्बेसडर्स के ट्रेनिंग का टारगेट। अब देखो एक नया अपडेट है, 766 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। मैंने आई थिंक 2-3 वीडियो पहले आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ पर 736 थे, बट उन्होंने कहा कि 766 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे यहाँ पर, और ये मिनिस्ट्री का डेटा कह रहा है। तो 766 याद रखना। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारा सेंसस का जो कुछ मेजर क्रूशल डेटा होता है ना, वो आपको याद होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, जिन्होंने 100% इसको कवर किया था। 2022 से 23 के अंदर और 300 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया जा रहा है, जो कि 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होने वाले हैं। एक जो मेजर हिंड्रेंस आई थी ना इसके अंदर, वो थी कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको दूसरे कामों में एंगेज कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है, एक देशभक्ति का करिकुलम चलता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का करिकुलम चलता है। तो टीचर्स ना उनमें बहुत सारे एंगेज हैं। और उन्होंने कहा था कि कोई फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी नहीं बताया गया कि इनकी अकाउंटेबिलिटी पे काम किया जा सके। मोस्टली स्कूल्स के अंदर ना इस तरह के प्रोग्राम्स को एक एडिशनल एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता है। तो वो ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करते हैं जो लोग रिटायरमेंट के कगार पर है, उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो उनको ये लोग अपने हेल्थ एंड वेलनेस के एम्बेसडर बना देते हैं। जो सिलेबस वगैरह जो डिज़ाइन किया गया था ना, उसमें कुछ 11 कोर थीम्स थी, जैसे कि इमोशनल मेंटल हेल्थ पे काम करना, कैसे हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को नेविगेट करेंगे, है ना, कैसे हम लोग इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सेफ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो लोग ना बायोलॉजिकल और इमोशनल वेलबींग को भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ना जो वर्ड सेक्स था ना ये यूज़ नहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो वर्ड सेक्स है ना ये इसको रिमूव किया गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द टैबू। इंस्टीट्यूट उन्होंने कहा था कि ये एक लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है। तो ये था हमारा आयुष्मान भारत का। यही प्रोग्राम इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब इसको जब लाया गया था तब तो बहुत पॉपुलर था, अदरवाइज आप इसका नाम अक्सर सुनने को देखते, जैसे मनरेगा हो गया, आयुष्मान भारत का हो गया हेल्थ वाला, ये पॉपुलर बहुत है। लेकिन स्कूल वाला जो था ना, देख रहे हो ना 3 साल हो चुके हैं, 50% 15 के आसपास स्टेट से उन्होंने 40 मिनट का तो अभी तक स्टार्ट किया है, तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया है, लेकिन ये है बहुत अच्छी चीज़। देन जर्मनी फेसेस बैकलैश ओवर इट्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड लेपर्ड टैंक्स टू यूक्रेन। हम लोगों ने कल के टॉपिक में कहा था ना कि जर्मनी इज प्लानिंग टू प्रोवाइड दीज लेपर्ड टैंक्स। अभी हुआ है कि ना बहुत सारी कंट्रीज बोल रही है जर्मनी को कि आपको करना चाहिए प्रोवाइड वगैरह। जर्मनी कह रहा है कि भाई हम तो नहीं करेंगे। पॉइंट ये कि अगर यूएस से भी करेगा ना तो भी हम कर देंगे। यूएस से कह रहा है कि हमारे जो अब्राहम टैंक्स है ना उनको वहाँ पर पहुँचाना बहुत फिजिबल नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और मेंटेनेंस में ना प्रॉब्लम आ रही है। जाहिर सी बात है ना यार, यूएस कहाँ मतलब पैसिफिक ओशन को क्रॉस करके, सॉरी अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके कहाँ यूक्रेन में पहुँचाएगा टैंक। कितना सारा उनका लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ जाएगा। उनको अपना जो C-10 ग्लोब मास्टर है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर CJ-130 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। कुछ 50 के आसपास नेशंस ने एग्री किया था कि वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को टू फाइट अगेंस्ट द रशिया, एंड जर्मनी ने समहाउ अपना लेपर्ड 2 शायद ना प्रोवाइड करे। थोड़ा अपडेट बस पता होना चाहिए, इसमें कुछ नोट डाउन करने का नहीं है इसमें। देन वी हैव दिस एडिटोरियल विद रिस्पेक्ट टू मीजल्स एंड रुबेला, ये कवर करेंगे। ये है वो चाइना ने मक्की के टेरर की लिस्टिंग को होल्ड किया था, वो तो हम कवर कर ही चुके हैं। ये है कि वाई चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंकिंग, ये हम लोग कल कवर करेंगे। तो मैं थोड़ा सोच रहा था ऐसे कि 2 एडिटोरियल तो होते ही हैं हर दिन ऑलमोस्ट, तो एक आज वाला करते हैं प्रेजेंट डे वाला, एक हम लोग कल वाला करेंगे। जैसे आज के में भी ये है प्रेजेंट डे का, और जो दूसरा पंचायत वाला है वो हमारा कल वाला टॉपिक है एडिटोरियल का। तो एक प्रेजेंट डे का और एक प्रीवियस डे का करेंगे इस तरीके से, तो थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगी, मैं वीडियो टाइम पर अपलोड कर पाऊँगा। लेट्स सी हाउ डू वी प्रोसीड विद दिस थिंग। कल एक और एडिटोरियल कवर करेंगे साथ में कि वाई इंडिया हैज़ नॉट विटनेस्ड एनी सर्ज इन द केसेस फॉर मंथ्स। इसमें बहुत कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं आपको, बट स्टिल मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए ये भी कल प्रेजेंट कर सकूँ। तो यही थे कुछ मेजर हाईलाइट्स वगैरह। एक बड़ा ही अमेजिंग एडिटोरियल है। देयर इज़ हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत
लेवल। इसे लिखा है प्रदीप चिब्बर जी ने और प्रणव गुप्ता ने। प्रदीप चिब्बर जी एक प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कली। प्रणव गुप्ता एक पीएचडी कैंडिडेट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में। तो कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं अलग अलग कलर से, मैं आपको बता देता हूँ। जो ग्रीन में होंगी वो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग अपने इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में लिख सकते हो, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया। ऐसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत कर लेना, पूरा एडिटोरियल समझोगे तब आसानी से लिख पाओगे। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो इस तरीके से आपको मैंने नियॉन कलर में हाईलाइट की हुई है। ये रेड कलर का अंडरलाइन है, इसमें कोई अलग खास नहीं, वो नियॉन, ये जो नियॉन ब्लू है वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम लोग वर्ड, मैंने आपसे कल भी कहा था, मतलब अब मैं आपको डेली एडवांस में बता दिया करूँगा, एडिटोरियल्स को वर्ड टू वर्ड ही पढ़ना होता है, एडिटोरियल्स की कहानी नहीं समझनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्ड टू वर्ड चीज़ें एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाती हैं। तो हुआ ये था कुछ सप्ताह पहले, बालीनेनी तिरुपति मतलब एक सरपंच है तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने सुसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ इनडेटेडनेस, कर्ज के कारण। तो उन्होंने लोन दिया था अपने गांव में कुछ डेवलपमेंट का काम कराने के लिए एंड ही वाज अनेबल टू बेयर द बर्डन, तो उसका बोझ उठा नहीं पाए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उनके बिल पेमेंट को रिलीज़ करने से देरी कर दी थी। अब ये सिचुएशन एक्चुअल में काफ़ी प्रॉब्लम वाली है। एक किसान, जो एक सरपंच, किसान तो नहीं कह सकते, मतलब पता नहीं, उनका जॉब तो बताया नहीं गया यहाँ पर प्रोफेशन, बाकी किसान भी हो सकते हैं वो, लेकिन वो गाँव के सरपंच थे। उन्होंने अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए पैसा लिया और फिर स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि हमारा पैसा दे दो, हम लोगों ने काम कराया था, उन्होंने बिल पास नहीं किया, तो वो इंसान अब बर्डन को झेल नहीं पाया, उनको रिटर्न करना होगा, नहीं कमिटेड सुसाइड। कुछ दिन पहले बिफोर द इंसिडेंट एक सरपंच थे, कुछ सरपंच लोग जो कि भारतीय राष्ट्र समिति के थे, तेलंगाना की जो रूलिंग में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम अब रीनेम करके भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया गया, उन सरपंचों ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया था। उन्होंने अपना गुस्सा भी जताया था कि उन लोगों को उस नियरली 1 साल से फंड नहीं मिले थे गवर्नमेंट से। ऑलराइट, तो सरपंच लोग जो है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना उनको फंड टाइम पर रिलीज़ करके नहीं देती है, इसके कारण उनको या तो प्राइवेट रिसोर्सेज को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है या फिर लार्ज अमाउंट में बोरो करना पड़ता है टू कंप्लीट द पंचायत एक्टिविटीज़ और बहुत सारे टारगेट्स अचीव करने के लिए। तो ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं हमारे, क्योंकि 1993 में और 1994 में हमारे 1992 में आए थे, गलत बोल रहा हूँ, 1992 में आए थे हमारे 73rd और 74th अमेंडमेंट। तो 3 डेकेड से ऊपर हो चुके हैं, 2023 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। जब ये आए थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था हम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को थ्रू द लोकल ब्यूरोक्रेसी। अब होता ये है ना कि जो लोकल ब्यूरोक्रेसी होती है ना वहाँ पर, वो एक डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी शो करती है वहाँ पे, और वो अपनी हमारे पंचायत के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया के अंदर जो पावर होती है ना लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स की, जैसे कि सरपंच जो होते हैं तेलंगाना के अंदर, ये बहुत हद तक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही रहती है, वहाँ के लोकल ब्यूरोक्रेट्स के अंडर होती है। और इसके कारण हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो स्पिरिट थी ना कि हमें लोकल लोगों को एम्पावर करना था, वो डाइल्यूट हो जाता है। तो हम लोगों ने एनालाइज किया कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को पंचायत एक्ट्स के बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे सरपंचों से बात भी की थी, लोकल ब्यूरोक्रेट से भी, कि पता तो चले कि किस हद तक हम लोगों ने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया है पंचायत में। ट्रस्ट में ये क्वेश्चन आया है मेंस में, इस बार खोल के देख लो पेपर GS2 का, और स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से 5 तक मिल जाएगा शायद, ये डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। It quickly became very clear to us that सरपंच need to have administrative और financial authority for the meaningful decentralization। ग्रीन कलर में इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइन है, आप अंडी में लिख सकते हो इस तरह के टॉपिक के एंड में कि सरपंच need to have administrative और financial autonomy for the meaningful decentralization। It's simple, it's good, sober line। अब ये इशू होता क्या फंडिंग का? देखो, ग्राम पंचायत जो है ना वो फिजिकली डिपेंडेंट है फाइनेंस के मामले में ग्रांट्स के ऊपर, जैसे डिस्क्रिशनरी भी है, नॉन डिस्क्रिशनरी भी, स्टेट से भी लेते हैं, सेंटर से भी। तो ब्रॉडली पंचायत के पास ना 3 सोर्स होते हैं फंड के। एक तो खुद का सोर्स, वो लोकल टैक्स लगा सकते हैं, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी के सोर्स से उनके पास रेवेन्यू आता है। दूसरा, उनको सेंटर की तरफ से एड मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। तीसरा डिस्क्रिशनरी होता है, यानी कि कुछ स्कीम के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिशनरी गवर्नमेंट अपनी मर्जी की तरफ से दे सकती है, कंपल्सरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी होता है। इनका जो खुद का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है ना वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन के अंदर होता है। तो फॉर इंस्टेंस जो तेलंगाना के अंदर ना लेस देन 1/4 ऑफ द पंचायत रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इट्स ओन सोर्स, यानी कि 25% से भी कम पैसा जो होता है ना उनके खुद के सोर्स से आता है। मोस्टली कहाँ से आता है? सेंट्रल एड से या फिर डिस्क्रिशनरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर्स। फिर जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं ये भी बहुत हद तक कॉन्टिजेंट होते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। भाई मिनिस्टर पे डिपेंड करेगा ना, उनका जो मिनिस्टर वगैरह होता है, कोई MP MLAs जो होते हैं वो डिसाइड कर पाते हैं, वो डिसीजन लेते हैं इन चीज़ों पे। इवन व्हेन हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एलोकेट करती है ना लोकल गवर्नमेंट को फंड, सरपंच को ना उनको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी होता ही है कि डिले हो जाता है ट्रांसफ़र करने में अप्रूव्ड फंड को पंचायत अकाउंट के लोकल डेवलपमेंट के लिए। तेलंगाना के अंदर अब ये एग्जाम्पल था, केस स्टडी बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। केस स्टडीज़ एक्सक्लूसिव होती हैं भाई, केस स्टडीज़ अगर आप आंसर में लिख पाते हो ना बेस्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर वहाँ मिलते हैं।
तेलंगाना देखो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ मिलते हैं ना, आपके आंसर के अंदर नीति आयोग का मेंशन हुआ, किसी कैग की रिपोर्ट का मेंशन हुआ, लॉ कमीशन के बारे में मेंशन हुआ, आपने कोई कमेटी के बारे में बात की, आपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के बारे में बात की, आपने केस स्टडीज़ लिखी, आपने पॉइंट्स में एग्जाम्पल, वो होते हैं असली कि आपको 10 नंबर में से हो सकता है 7 से 8 मिल जाएंगे, अदरवाइज 10 में से वही 2, 3, 4 मिल रहे होते हैं। तो बस बताना था मुझे आप लोगों को। बाकी वीडियो भी कम ही लोग देख रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है चैनल, जिसको बात समझ में आएगी वो समझ लेना चुपचाप। तेलंगाना के अंदर इस चीज़ ने बहुत सारे सरपंच को फोर्स किया था कि अब उनको गवर्नमेंट से मिला नहीं तो प्राइवेट फंड पे चले गए, है ना, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स तो कंप्लीट करने ही थे और पब्लिक का प्रेशर भी अवॉइड करना होता है। तो डिले होते हैं, डिसबर्समेंट नहीं हो पाता फंड का लोकल ब्यूरोक्रेसी के वजह से, एंड बहुत सारे लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं इस कारण। बहुत सारे सीवियर कंस्ट्रेंट होते हैं कैसे पंचायत इन फंड्स को एलोकेट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बार स्पेंड करने की लिमिट भी लगा दी थी। कभी कभी गवर्नमेंट ना ये कुटोडियन एक्टिविटीज़ पर लगाती। कुटोडियन एक्टिविटी मतलब नेशनल आइकन्स की पोस्टर वगैरह लगाना, है ना, जो डिग्निटरीज आते हैं उनके रिफ्रेशमेंट पे खर्चा करवाना, उसको लोकल स्कूल के अंदर नेशनल फेस्टिवल पे मिठाई बंटवा देना, इनमें पैसे निकलवा देती हैं गवर्नमेंट। मोर ओवर ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के अंदर सिस्टम है डबल ऑथराइजेशन का, यानी कि जो भी पंचायत की स्पेंडिंग होगी ना उसकी 2 लेवल पर ऑथराइजेशन होती है। तो जो भी डिसबर्सल होता है उसमें ब्यूरोक्रेटिक कंकरेंस चाहिए होता है ना। सरपंच और जो पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं ना वो रिपोर्ट करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, तो उनको चेक को को साइन करना पड़ता है पेमेंट्स के लिए। तो ये डबल लेवल की ऑथराइजेशन होगी ना बीडीओ के ऑफिस में, ये प्रॉब्लम होती है। टैक्सिंग प्रोसेस ऑफ द सीकिंग अप्रूवल्स, स्टेट गवर्नमेंट ना बहुत बार लोकल गवर्नमेंट को बाइंड कर देती है थ्रू लोकल ब्यूरोक्रेसी। अप्रूवल चाहिए होता है पब्लिक वर्क के प्रोजेक्ट्स का, उसमें टेक्निकल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर से चाहिए। तो देखो कितना वो सरपंच को कितना चक्कर काटने पड़ेंगे ना लोकल ऑफिशियल्स वगैरह को। तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस हो जाता है सरपंच के लिए ना, मल्टीपल विजिट्स करना पड़ता है सरपंच को गवर्नमेंट के ऑफिस में। अब बहुत बार ऐसा होता है हाई लेवल के पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना इस तरह की गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में बीच में इंटरवीन करते हैं, है ना, तो उसमें सरपंच की पावर को वो और कम कर देते हैं। तो हम लोगों ने सर्वे किया था बहुत सारे सरपंच का हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पता चला था कि वो बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट स्पेंड करते हैं अपना गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर, जिनको लंबे लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है अपनी बात को सुनवाने के लिए। तो सरपंच ने ये भी बताया था कि हम लोग कभी कभी पॉलिटिशियन और लोकल ब्यूरोक्रेट्स की ना गुड बुक्स में होना होता है। गुड बुक्स मतलब उनकी नज़रों में रहना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है, फेवर्स एक्सचेंज करवाने पड़ते हैं। ये जो एबिलिटी है ना सरपंच की टू एक्सरसाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द लोकल एम्प्लॉयज बहुत लिमिटेड है। बहुत सारे स्टेट के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है ना लोकल फंक्शनरीज का, जो पंचायत के ऊपर काम करते हैं, जैसे विलेज वॉचमैन, स्वीपर वगैरह होता है, ये सब भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे किए जाते हैं। तो सरपंच के बाद इवन ये भी पावर नहीं होती कि वो लोकल लेवल के एम्प्लॉयज़ को डिसमिस कर देगा, तो मतलब अपने इस एरिया में काम नहीं कर सकता है वाला। नाउ द शेडो ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, अनलाइक द इलेक्टेड ऑफिशियल जो कि दूसरे लेवल पर होते हैं, सरपंच जो ना दे कैन बी डिसमिस्ड व्हाइल इन ऑफिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर यू। ग्राम पंचायत के एक्ट्स जो है ना कुछ स्टेट्स के अंदर, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स, मोस्टली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी जो होता है, वो सरपंच के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अगर सरपंच ने कोई ऑफिशियल मिसकंडक्ट किया होता है तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखते चलना है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं आप लोगों से। फॉर इंस्टेंस सेक्शन 37 है तेलंगाना के ग्राम पंचायत एक्ट का, वो अलाउ करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सस्पेंड एंड डिसमिस द इनकम्बेंट सरपंच। ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द कलेक्टर एक्ट अगेंस्ट सरपंच, किस मतलब मुद्दे को किस बात के ऊपर कर सकता है? अपार्ट फ्रॉम द अब्यूज ऑफ पावर, एम्बेजलमेंट, मिसकंडक्ट, कंडीशंस इंक्लूड मियर रिफ्यूजल, और उनके आदेश नहीं माने तो भी। एम्बेजलमेंट क्या होता है? एम्बेजल अरे यार मैं बोलते बोलते अटक जा रहा हूँ। एम्बेजलमेंट रैप का मतलब होता है इट्स अ वाइट कॉलर क्राइम विच अ पर्सन और एन एंटिटी इंटेंशनली मिस अप्रोप्रिएट्स द एसेट एंड स्टेटस। तुम्हें कहने का अर्थ ये है कि तुमको कोई सामान दे दिया गया, तुमको काम दिया गया, तुमने उसको अगर तरीके से कंडक्ट नहीं किया ना, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हाँ तुम्हारे को पंचायत ऑफिस के अंदर कंप्यूटर दे दिए गए, है ना, ये एसेट है तुम्हारे लिए, तुमने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो उसके ऊपर भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तुमको कंप्यूटर दिया हुआ है, तुम्हें गांव वालों के वोटिंग रिकॉर्ड क्यों नहीं रखे हुए भाई, किस किस के पास गांव में हैंड वो ट्यूबवेल है नहीं, उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया, ये सब चीज़ें कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे। तो इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं या फिर कमिश्नर होते हैं गवर्नमेंट के, वो उनके सरपंच के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये कोई मियरली लीगल प्रोविजन नहीं है, अक्रॉस द कंट्री से बहुत सारे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं। तेलंगाना के अंदर मोर देन 100 सरपंच जो है उनको पिछले कुछ सालों के अंदर डिसमिस कर दिया गया उनके ऑफिस से। एक ऐसे केस के अंदर जो ऑफिशियल रीजन था वो था कि प्रोटेस्ट करना, यानी कि सरपंच ने कहा था कि हमारे यहाँ पर जो लैंड जो थी ना उसको इलेक्ट्रिक सबस्टेशन के लिए नहीं दिया जा रहा था, डिनाइल ऑफ लैंड फॉर इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, उसके खिलाफ बॉय प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी बात पर निकाल दिया सरपंच को।
जो सिचुएशन है तेलंगाना के अंदर, ये रिमाइंडर है कि स्टेट गवर्नमेंट को दोबारा से प्रोविजन देखने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राम पंचायत लॉज, और किस तरीके से फंड का डिवोल्यूशन करना होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूपीएससी को बहुत प्यार है इस टॉपिक से। फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ये तीनों चीज़ें, लेकिन फंड पे सबसे ज़्यादा प्यार है यूपीएससी को। तो स्टेट लेवल के पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किस तरीके से रजिस्ट करते हैं सरपंच को उनकी पावर देने से। एंड बड़ी अच्छी लाइन है कि दिस इज़ अ केस ऑफ द पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, यानी कि ये पोर्ट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, पोर्ट मतलब यहाँ पर कह सकते हो कि जैसे चाय, ये जो कहावत है ना, ये हिंदी में होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कमियां निकाल लेते हैं सरपंचों के अंदर, है ना। तो ये वो वाली बात की जा रही है। अब यहाँ पर पोर्ट जो है, मतलब ये वो कह सकते हो मटकी है जो आग के ऊपर रखी हुई है, जिसमें चाय उबल रही है, और उस मटकी में से फिर केटल के अंदर आप चाय डालते हो, और जो मटकी होती है ना, मटकी, वो केटल को बोलती है कि तू काली है, जबकि केटल काली नहीं होती है। केटल में तो ऊपर से चाय डाली जाती है, जो मटकी आग के ऊपर रखी होती है ना, वो काली पड़ जाती है। तो हिंदी में इसका अर्थ यही निकलता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है, इट गेट्स द जेन्युइन ऑटोनॉमी टू एलोकेट द मनीज, पावर एंड शिफ्ट फ्रॉम द एमएलएज एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ब्यूरोक्रेसी टू द सरपंच। ये लाइन भी अच्छी है जब आपको वे फॉरवर्ड में लिखना हो। ये इंडिया के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, वो मोस्टली लोकल गवर्नमेंट के पास जो होना चाहिए, उसकी ऑटोनॉमी एक्चुअल में तो एमएलएज और स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, जो कि होनी सरपंच के पास चाहिए। सो दैट्स इट। काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी, मैंने कुछ हाईलाइट करके आपको दिखा दी पीडीएफ में। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। दिस एडिटोरियल इज विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड वेलनेस, इंडियाज प्लान टू इरेडिकेट मीजल्स एंड रुबेला। तो क्या कंट्री अपना जो नया टारगेट है 2023 का, उसको अचीव कर पाएगा? हमारा जो पहले वाला टारगेट था 2020 का, वो हम अटेन क्यों नहीं कर पाए? ये वायरस कितना फेटल है? फेटल मतलब डेथ कॉजिंग। तो क्या किया जाना चाहिए हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में? कौन से चैलेंजेस है जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम आज की डेट में फेस करता है? अब मैंने कहा था एडिटोरियल्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ो, हालांकि इस एडिटोरियल के अंदर आपको कुछ बहुत खास स्टेटमेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। दिस वन इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग। कुछ डेटा मिल जाएगा आपको मीजल्स एंड रुबेला को लेकर के। तो 2023 चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 का एक टारगेट रखा है। एक्चुअल में 2015 का एक टारगेट रखा गया था इंडिया के द्वारा कि हम लोग मीजल्स एंड रुबेला को एलिमिनेट कर देंगे। अब वो मिस हो गया हमारा। तो 2019 में गवर्नमेंट ने 2023 का टारगेट रखा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया था कि हम लोगों का जो 2020 का टारगेट है ना, वो भी मिस हो जाएगा। तो इंडिया ने अभी टारगेट रखा है कि मीजल्स एंड रुबेला, MR इसको हम लोग शॉर्ट में रेफर करेंगे, हमारी डेडलाइन 2020 की थी, वो मिस हो चुकी। तो 2023 तक हम इसको पूरे तरीके से इंडिया से एलिमिनेट करेंगे। अभी टारगेट बहुत क्रूशियल क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कंटेजियस ह्यूमन वायरस है। कंटेजियस मतलब जो बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाता है, एंड ये हर साल ग्लोबली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, इट किल्स मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन। अब इस तरह का वायरस है, बच्चों की इतनी डेथ हो रही है, और वर्ल्ड वाइड जो भी हमारी हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट दिस थिंग्स। तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, 2 डोजेस दिए जा सकते हैं ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन के। तो पिछले 20 सालों के अंदर जो मीजल्स वैक्सीन थी, उसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 30 मिलियन डेथ्स को प्रिवेंट भी ही किया है। अब 30 मिलियन डेथ्स का मतलब होता है 3 करोड़ के आसपास लोगों की जान बचाई है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। ये WHO के स्टैटिस्टिक्स हैं। तो जो दोनों डिजीज हैं, इनमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, रैशेज हो जाते हैं और फीवर होता है। तो मीजल्स का फैटेलिटी रेट काफ़ी हाई है। फैटेलिटी मतलब ही होता है कि जिसके कारण डेथ हो सकती हो। रुबेला का जो इन्फेक्शन होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, उसका फीटस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके कारण बच्चे के बर्थ पे डिफेक्ट हो सकते हैं। आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न उसमें पता चलेगा बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ कारण है, क्योंकि फैटेलिटी ज़्यादा है और वैक्सीन ने पहले प्रिवेंट भी किया था, इसलिए हमारा टारगेट बहुत क्रूशियल हो जाता है। 2022 में क्या हुआ था, अक्टूबर 2022 के आसपास में मीजल्स आउटब्रेक देखने को मिला था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र में। तो मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली 15 बच्चों की डेथ भी हो गई थी जिनको इन्फेक्शन हुआ था। डॉक्टर जैकब जॉन है, एक नोटेड वायरोलॉजिस्ट है। वायरोलॉजिस्ट मतलब होते हैं वो लोग जो वायरस को स्टडी करते हैं। तो इंडिया का एक एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप है मीजल रुबेला को एलिमिनेट करने के लिए, उसको उन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने कहा था कि जो फिनोमेना था ना कोविड-19 के इन्फेक्शंस का, जो कि लास्ट ईयर चाइना में चल रहा था, कहीं ना कहीं ये फिनोमेना ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि जो आउटब्रेक है ना, इसके कारण हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी होगी ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगी पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि हम लोगों को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, तो हमारे को जो भी नेसेसरी टारगेट्स हम अचीव कर सकते हैं। देखो, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द कोरोना वायरस ऑल्सो। जितना ज़्यादा आउटब्रेक होता है ना, उतनी ज़्यादा हर्ड इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है, बिकॉज हमारी बायोलॉजी के अंदर सबकी बायोलॉजी के कुछ पैटर्न सेम होते हैं।
होते हैं, बट किसी की बायोलॉजी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो काफ़ी पावरफुल तरीके से काम करते हैं। आप दो लोगों को सामने बैठा दोगे, दोनों को अगर इन्फेक्शन हुआ होगा ना, एक पर्सन का इम्यूनिटी लेवल डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन के इम्यूनिटी लेवल से। तो जिसका बेहतर होता है ना मजबूत, उसकी इम्यूनिटी में चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके सर्वाइवल के। बट वही जो इम्यूनिटी होते हैं ना वो हर्ड में आपस में, हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं ना, सोशल गैदरिंग्स में रहते हैं, तो वो इंक्रीज होती रहती है। तो इंडिया ने इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या किया है, हालांकि इंडिया का जो और भी पहले के टारगेट्स वगैरह रहे थे, तो किस तरीके से इंडिया ने स्टेप्स लिए थे और क्या चाहता। 2010 से 2013 तक इंडिया ने एक फेज मैनर में मीजल्स का कैचअप इम्यूनाइजेशन किया था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की उम्र होती है ना 9 महीने से 10 साल तक की। तो ये 14 स्टेट्स में किया गया था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ऑलमोस्ट 119 मिलियन बच्चों का। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन होती है ना उसको इंक्रीज़ करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके वो लोग जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था उनके लिए। फिर पिछले अगर हम लोग देखते हैं 5 सालों में 2017 से 2021 4 साल होते हैं, लेकिन 2022 को भी अगर आप ऐड करते हो, हमारे पास एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान था मीजल्स एंड रुबेला के इंट्रोड्यूस को एलिमिनेट करने के लिए। हम लोगों ने रुबेला कंटेनिंग वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस किया था हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। देन मूविंग अहेड फर्दर हम लोगों को पता चला कि जो मतलब अगर आप देखते हो ना तो ट्रांजिशन देखने को मिला है। ट्रांजिशन इज़ अ वेरी पावरफुल कीवर्ड है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ट्रांजिशन के ऊपर यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछ चुका है। नाउ द पॉइंट इज कि किस तरीके से इंडिया ने ट्रांजिशन किया था। टू केस बेस्ड एक्यूट फीवर एंड रैश सर्वेलेंस मोर देन डबल द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज इन द मीजल्स रुबेला नेटवर्क। जब सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं ना कि इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर, उनके बेसिस के ऊपर ना नियर बाय एक नेटवर्क सेटअप किया जाता है कि इस रीजन के अंदर सिम्टम ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ के जिस तरह के लेवल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया जाता है। तो इंडिया ने ये भी एक स्ट्रेटजी अपनाई थी किस तरीके से नेटवर्क्स मजबूत करेंगे। अब बात आती है कि क्या है जो टारगेट रखा गया है ना मीजल्स रुबेला को 2023 का, क्योंकि राइट नाउ हम लोग 2023 में ही है, हमारे पास ऑलमोस्ट जनवरी तो जा ही चुका है, तो वी हैव ओनली 11 मंथ्स लेफ्ट। तो क्या हम लोग आने वाले 11 महीने के अंदर इसको अचीव कर पाएंगे? जो डॉक्टर जैकब जॉन है, हु इज़ अ वायरोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा पॉसिबल तो है। मेन जो कंसर्न उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि अंडर 1 ईयर पॉपुलेशन, बट अगर हम लोग जो हमारा टेम्पो है इम्यूनाइजेशन का उसको 95% तक रखते हैं और जो सेकेंड डोज का कवरेज होगा, मतलब कि विच मीन्स फर्स्ट डोज कवरेज हैज़ टू बी हायर, तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल है। उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, ट्रिक है कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अगर हम लोग जाते हैं ना, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को टारगेट देते हैं कि आपको इस रेट से इम्यूनाइजेशन करना होगा, तो उसके बाद हम लोग एक फीवर का और रैश का सर्वेलेंस प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वेल ऑयल्ड मशीनरी रेस्ट इन प्लेस, इट इज़ पॉसिबल टू फ्री ऑफ डिजीज एज सम अदर कंट्रीज हैव रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड। श्रीलंका, मालदीव और साउथ कोरिया में। तो वेल ऑयल्ड मशीनरी इज़ अ वेरी पावरफुल कीवर्ड। वेल ऑयल्ड मशीनरी का मतलब ये होगा कि जैसे अगर आपके घर में कोई डिवाइस होता है, मशीन, आप उसकी प्रॉपर लुब्रिकेशन करते हो तो इट परफॉर्म्स वेल। देन हेयर ऑल्सो इज सेइंग कि जो भी सिस्टम है जो एम्प्लॉयमेंट में काम करेगा, यहाँ पर हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट काम करेगा, अगर दे आर इक्विप्ड विद ऑल द अवेलेबल फैसिलिटीज़ जो उनको रिक्वायरमेंट होती है, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है ना, ऑल दी अथॉरिटीज़ लेट देम पास फॉर ऑल द स्टेप्स दे वांट टू एग्जीक्यूट, तो चीज़ें बहुत आसानी से पॉसिबल हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया एंड साउथ कोरिया हो गया। इन्होंने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इम्यूनाइजेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट किया, तो वी कैन लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। तो इसी प्रोसेस के अंदर CS रेक्स सरगुनम है, जो कि एक पेडियाट्रिशियन और प्रेसिडेंट है तमिलनाडु हेल्थ डेवलपमेंट एसोसिएशन के। उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा सपोर्ट दिया जाना चाहिए ग्राउंड लेवल स्टाफ को जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पर हमारे विलेज की हेल्थ नर्सेज होती हैं, आशा वर्कर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, ICDS वाले वर्कर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के वर्कर्स होते हैं। इन लोगों को अगर हम लोग पूरा सपोर्ट देंगे तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। In fact, the only way to ensure target-driven approach is successful is to make sure जो people given the task they're happy doing their job। ये ना बहुत ही यूनिक एक तरीके का वे फॉरवर्ड दिया गया है यहाँ पर, इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट किया था। जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, उनका काम उनको पसंद आना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे आर हैप्पी डूइंग देयर वर्क ना, वी नीड टू इम्प्रूव देयर सर्विस कंडीशंस एंड मेक श्योर द सैलरीज आर नॉट पेंडिंग फॉर मंथ्स। उनकी टाइम से सैलरी जा रही है, उनकी वर्किंग कंडीशन बेहतर है, वो खुश हैं अपने काम में, तो वो और ज़्यादा काम करेंगे। दे विल गो बियॉन्ड देयर ड्यूटी ऑल्सो अगर रिक्वायर्ड होगा तो। WHO ने बताया था कि वी कैन रीच दिस मीजल रुबेला एलिमिनेशन गोल्स इन इंडिया अगर हम लोग अपनी सर्वेलेंस को थोड़ा बेहतर कर देते हैं, फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन, है ना,
डेटा वगैरह कलेक्ट करना हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर। फिर एक क्लास में एक बड़ी अच्छी सेइंग है, अगर आपके पास कोई हेल्थ का टॉपिक आता है, एसए वगैरह में आता है, तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन। प्रभदीप कौर हैं डिप्टी डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ICMR के, उन्होंने कहा था कि अ थ्रेट ऑफ इन्फेक्शन एनीवेयर इज अ थ्रेट एवरीवेयर। छोटी सी लाइन है, बहुत पावरफुल लाइन है, नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। मैंने इसको ग्रीन कलर में हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बट स्टिल मिल जाते हैं। इवन अगर आपका एक टॉपिक होता है और आपको ऐसे कुछ डेटा का कलेक्शन है आपके पास और आप अच्छे से लिख सकते हो, तो बिल्कुल आप इनको नोट डाउन कर लो। तो छोटा सा था मीजल्स एंड रुबेला का 2023 का हमारा टारगेट है, ये आप ध्यान में रखिएगा।